नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जो पर्यावरण का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसी का टॉपिक है हमारा पर्यावरण का पार्ट थर्ड टॉपिक है, जिसमें पर्यावरण प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं। इसमें मैंने आपको वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण पढ़ा चुकी हूँ। आज आपके लिए लेकर के आई हूँ ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण और ई प्रदूषण यानी इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण। तो ये टॉपिक आपसे चर्चा करेंगे और ये इसमें क्या इसके कारण हैं, इनके क्या बचने के उपाय हैं, ये सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। इसमें मैंने जो पार्ट 1 पढ़ाया है, पार्ट 2 पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा, टीजीटी के सिलेबस में आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो ये ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो देखिए, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्लीज़ इस पे अच्छे से इसका नोट्स बनाइएगा, लिखिएगा और इसके क्वेश्चन आप खुद इसमें से अपने आप बना करके लिखिए। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। इसके पहले पार्ट 2 में मैंने प्रदूषक बताया था, कौन कौन से प्रदूषक होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर है सबसे पहले ध्वनि प्रदूषण। यहाँ पर है ध्वनि प्रदूषण, यानी देखिए, ध्वनि का मतलब जो एक तरीके से ध्वनि और शोर दोनों चीज़ें अलग होती हैं। ध्वनि का मतलब एक सामान्य ध्वनि है जो सुनने के योग्य होती है, सुनने में कह सकते हैं अचरज नहीं लगता है, असंभव नहीं लगता है, सामान्य सी होती है, उसे हम ध्वनि कहते हैं। शोर क्या होता है? जब ये ध्वनियाँ एक कर्कश के रूप में एक तेज आवाज़ होती है जो हमारे कानों को चुभती हैं, ऐसे को हम ध्वनि नहीं कहेंगे, बल्कि वो उसका रूप जो है चेंज हो जाता है, उसको हम शोर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम शोर कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर है जो ध्वनि और शोर मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर आपका आता है डेसिबल और हर्ट्ज क्या होते हैं। डेसिबल क्या होता है? ये ध्वनि की तीव्रता को नापने का काम करते हैं। डेसिबल क्या करते हैं? ये ध्वनि की तीव्रता को नापते हैं और ये 30 डेसिबल जो होता है ये हमारे नॉर्मल सुनने की क्षमता होती है, जबकि जो 50 डेसिबल है इसमें व्यक्ति को कह सकते हैं इसमें समस्या उत्पन्न होने लगती है और 90 डेसिबल में लगातार रहने से सुनने की क्षमता में कमी आने लगती है। तो कहने का मतलब है और विभिन्न प्रकार के रोग होने भी लगते हैं, हृदय संबंधी कह सकते हैं, हमारे सेंसोरी ऑर्गन संबंधी। तो ये चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें याद रखना। ध्वनि की तीव्रता को नापने के लिए डेसिबल होता है और ध्वनि की आवृत्ति को नापने के लिए हर्ट्ज होता है। दोनों चीज़ें आप याद रख लेना। यहाँ से एक क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। और देखिए, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक हम क्या होते हैं नॉर्मल रूप में सुन सकते हैं। जब 20 से 20,000 से भी अधिक होता है तो हमारे सुनने योग्य नहीं होता है, हम उसको सुन नहीं सकते हैं, हमारी इतनी क्षमता नहीं होती है। कि व्यक्ति 20,000 से अधिक वाले में यदि रहता है तो उसको कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त भी हो जाता है। तो ये चीज़ें आप याद रख लेना। अकास्टिक क्या होता है? अकास्टिक क्या है? श्रवण विज्ञान, जिसमें कह सकते हैं श्रवण संबंधी समस्या का अध्ययन करते हैं, श्रवण संबंधी जानकारी का अध्ययन करते हैं, उसे श्रवण विज्ञान या एकॉस्टिक भी कहते हैं। अब आता हमारा इसके पीछे क्या कारण है, किस किस वजह से, कहाँ से हमारे ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो देखिए, यहाँ पर घरेलू कारण क्या है? घरेलू प्रकार के जैसे मिक्सी का चलना, वैक्यूम क्लीनर का चलना, वॉशिंग मशीन का चलना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये ध्वनि उत्पन्न करती हैं, जो इनकी ध्वनि बहुत ही ज़्यादा तीव्र होती है, यानी बहुत ही 31 डेसिबल से भी अधिक होती है। अब है धीरे धीरे इसमें देखिए व्यवसायिक में देखिए ट्रक जो चलते हैं यहाँ पर, और जो यहाँ पर ट्रक चलते हैं और जैसे और प्रकार की ट्रक, बुलडोज़र, रोलर, ये गाड़ियाँ जो है यहाँ पर चलती हैं, जिसकी वजह से ध्वनि उत्पन्न होती हैं। ये भी इसके कारण है ध्वनि प्रदूषण के। तीसरा प्राकृतिक कारण है ज्वालामुखी उठना, यानी कि जहाँ से निकलती है वहाँ भी आवाज़ आती है, वहाँ से वायु प्रदूषण भी होती है। और देखिए, गरजना और बिजली का जो गरजना होता है, ये सारे कारण क्या होते हैं? प्राकृतिक कारण होते हैं।
सामाजिक कारण में जैसे कोई पार्क में जाना या जो विभिन्न प्रकार के फंक्शन होते हैं, डीजे का बजना, तो ये विभिन्न प्रकार के जो फंक्शन होते हैं वहाँ पर बजाए जाते हैं। तो ये सारे कारण होते हैं ध्वनि प्रदूषण के। अब आता है हमारा दुष्प्रभाव, यानी इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, इससे जो है चिड़चिड़ापन होने लगता है, व्यक्ति की कार्य क्षमता में कमी आने लगती है, नींद कम आती है, नींद नहीं आती है, न्यूरोटिक यानी मनोवैज्ञानिक रूप में इसको देखा जाए तो न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाता है। किसकी वजह से? ये ध्वनि प्रदूषण यानी 30 डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि में लगातार रहते हैं, वहाँ पर रहना पड़ता है, तो वहाँ पर न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाता है मानसिक रूप से, और मांसपेशियों में तनाव हो जाता है, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पाचन तंत्र की समस्या उत्पन्न होती है, और आँख संबंधी समस्या, आँख में तनाव हो जाना, खिंचाव हो जाना, आँखों में खुजली होना आदि समस्याएं भी होने लगती है। तो ये इसके दुष्प्रभाव हो गए। अब इसका नियंत्रण में क्या है कि 2010 में ये लागू किया गया था कि सुबह जो है 10 बजे से और शाम के 6 बजे तक जो है ये इस समय ध्वनि बहुत तीव्र नहीं होनी चाहिए। जो लोग का, जैसे कि पहले क्या होता था, बजता था मंदिरों में, मस्जिदों में, ये आवाज़ें आती रहती थी, फिर निकाल के घरों घरों में साउंड बजते रहते थे। इससे जो बगल में जो रहने वाले पड़ोसी थे उनको बहुत ही ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता था। इसीलिए 2010 से ये नियम लागू किया गया है, 10 से 6 बजे तक सामान्य ध्वनि होनी चाहिए, कहीं बहुत ज़्यादा तीव्र ध्वनि नहीं होनी चाहिए आपके अगल बगल पास पड़ोस। और इस तरह से, और इसमें लगा यदि इससे का कोई पालन नहीं करता है तो उसको 1 लाख का जुर्माना भी है। तो ये चीज़ें हो गई। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत, यानी जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, उसमें भी ये क्या है, ध्वनि प्रदूषण का पालन न करने के लिए एक दंडनीय अपराध माना गया है यदि कोई इसका पालन नहीं करता है जो नियम बताए गए। अब आता है मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण क्या है? यानी देखिए, कोई भी प्रदूषण होता है ध्वनि प्रदूषण को छोड़ करके, यानी जिसमें उसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं, गैसों की मात्रा होती है, तो इसमें क्या हो जाए, कमी हो जाए या अधिकता हो जाए, जिसकी वजह से असंतुलनपन होता है, जो मानव जीवन को जो है प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, प्रदूषण कहते हैं। वो मृदा प्रदूषण हो सकता है, वायु प्रदूषण हो सकता है, और हमारा जिसमें आपका रेडियो ध्वनि प्रदूषण भी हो सकता है। तो जिसमें एक मात्रा होती है, इस मात्रा में जब कमी हो जाए, अधिकता हो जाए, उस समय क्या होता है, ये हमारा असंतुलनपन हो जाता है, उसी समय प्रदूषण उत्पन्न होता है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर पढ़ा ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि क्या है, 30 डेसिबल है। अब 30 डेसिबल में क्या है, जब इसमें क्या हो जाए, कमी हो जाएगी, व्यक्ति नहीं सुन सकता है, तो उसको सुनने के लिए बहुत ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, और जिससे कानों पर जोर पड़ेगा। और जब अधिकता हो जाए, 30 से अधिक हो जाएगा, 50, 60, 90, 100 हो जाएगा, तो उसके लिए नुकसानदेह होने लगेगा, उस पर उसका दुष्प्रभाव पड़ने लगेगा। तो वही कहने का मतलब है, जब कमी हो जाए तो भी दिक्कत, और अधिकता हो जाए तो भी जो है प्रदूषण की संभावना उत्पन्न हो जाती है। अब आता है हमारा इसके पीछे क्या कारण है, मृदा अपरदन, यानी मृदा का अपरदन होना, घट रहा है, वहाँ की जो पोषक तत्वों की कमी आ रही है, क्योंकि जहाँ पे मृदा है, जहाँ जैसे जो पानी आता है, पानी का बहाव हो जाता है, तो जो मिट्टी जहाँ पे स्थिर रहती हैं, पानी के बहाव से वहाँ से चली जाती हैं। इसी को सॉयल एरोजन भी कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं, जिससे वो अन्यत्र स्थान पर चली जाती हैं और उस स्थान को छोड़ देती हैं, खाली हो जाती है, इसी को मृदा अपरदन कहते हैं। दूसरा आता है सूक्ष्म जीवों में कमी। क्या है सूक्ष्म जीवों में कमी? देखिए, जो पोषक तत्व होते हैं, लगातार प्रदूषण होने की वजह से मृदा में केमिकल का, कवकनाशी का, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करके, विभिन्न प्रकार के ऐसे पदार्थों का प्रयोग करके, जिससे मृदा की जो जीव होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो पोषक तत्व की रक्षा करते हैं और उसमें एक तरीके से नमी बनाए रखने का काम और पोषक तत्वों को बनाए रखने का काम करते हैं, उनमें धीरे धीरे कमी आने लगती है प्रदूषण की वजह से। अब आता है ह्यूमस से। ह्यूमस का मतलब नमी। जब वायुमंडल मतलब कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनमें नमी में कमी आने लगती है, जिससे पेड़ पौधे सूखने लगते हैं और उससे पोषक तत्वों की मात्रा में कमी होने लगती है, तो ये होगा ह्यूमस। झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि क्या होती है कि आज झूमिंग कृषि जो है, आज जहाँ पे पोषक तत्वों की कह सकते हैं, जो झूमिंग कृषि होती है कि एक स्थान पर करते हैं,
फिर पुनः उस स्थान पर ना करके किसी दूसरे स्थान पर करते हैं, फिर वहाँ छोड़कर किसी तीसरे स्थान पर करते हैं। इसी को हम झूमिंग कृषि कहते हैं। तो झूमिंग कृषि से भी पोषक तत्वों की मात्रा में यानी मृदा प्रदूषण बढ़ता है। तो ये चीज़ें हो गई। और अम्ल वर्षा से भी हमारे जो मृदा की पोषक तत्वों में कमी आ रही है, और ये सारे कारण होते हैं किसके, मृदा प्रदूषण के। मृदा अपरदन, सूक्ष्मजीवों में कमी, झूमिंग कृषि, ह्यूमस और अम्ल वर्षा। अब आते हैं इससे कैसे इसका नियंत्रण किया जाए। तो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना 1953 में की गई थी, जिससे मृदा के संरक्षण के लिए नियम बनाए गए थे, कानून बनाए गए हैं, जिससे उसको फॉलो करना अनिवार्य है। अब आता है राइजोबियम का प्रयोग किया जाए, क्योंकि राइजोबियम क्या करते हैं, पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि करते हैं, इसीलिए राइजोबियम का प्रयोग पर बढ़ावा दिया जाए। डीडीटी पर रोक लगाया जाए, वन के कटाव पर रोक लगाया जाए, नहीं तो मिट्टी का एरोजन होने लगेगा, अपरदन होने ज़्यादा लगेगा। और जैविक खेती पर जोर दिया जाए, किस पर, जैविक खेती पर जोर दिया जाए। ये हो गए हमारे इस मृदा प्रदूषण पर नियंत्रण करने के उपाय। अब आता है हमारा रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या होता है, रेडियो एक्टिव जो पदार्थों के विकिरण से, किसके, रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं जैसे यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम, ये पदार्थों का से क्या होता है, रेडियोधर्मी प्रदूषण उत्पन्न होता है। जो विभिन्न प्रकार के रिसर्च किए जाते हैं, शोध किए जाते हैं, वहाँ से ये पदार्थ जो है उत्पन्न होते हैं। और इसमें जो होता है उत्पन्न होते हैं यूरेनियम, थोरियम, इसके कारण से रेडियोधर्मी प्रदूषण उत्पन्न होता है, जो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है और अन्य प्रदूषण की अपेक्षा ये ज़्यादा नुकसानदेह होता है। देखिए, इसको मापने की इकाई, जैसे ध्वनि को मापने की इकाई डेसिबल होता है, उसी तरह से रेडियोधर्मी को मापने की इकाई रोंटजन होता है, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, इसे रैम के नाम से भी जाना जाता है, रोंटजन या रैम। अब आता है हमारा इसका क्या प्रभाव है। इससे जैसे चर्म रोग, कैंसर, बोन टीबी, ब्लड कैंसर, ये सारी समस्याएं रेडियोधर्मी प्रदूषण से उत्पन्न होती है। और देखिए 6 अगस्त और 9 अगस्त पर जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नामक स्थान पर क्या बम छोड़े गए थे अमेरिका के द्वारा, जिससे आज भी उसका प्रभाव देखा जा रहा है। वहाँ पर लोग अपंग पैदा हो रहे हैं, वहाँ अभी भी उसका प्रभाव है। वहाँ पर त्वचा कैंसर जो है, अभी प्रकार के कैंसर भी वहाँ पर देखे जाते हैं। तो ये इसका प्रभाव बहुत सालों तक इसका प्रभाव बना रहता है। यानी यहाँ रेडियोधर्मी प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्रदूषण होता है। तो अब आता है हमारा बचाव, इससे कैसे बचाव किया जाए। देखिए, परमाणु अस्त्र जो उत्पादन हो, यानी जो परमाणु अस्त्र का जो उत्पादन हो रहा एवं प्रयोग हो, उस पर बंदिश लगाया जाए, और चश्मे का प्रयोग किया जाए बाहर निकलते समय, और नाभिकीय रिएक्टर से जो विकिरण के विसरण पर रोक लगाया जाए। तो इससे बचने के उपाय हैं। और नेक्स्ट हमारा आता है ई अपशिष्ट। ई अपशिष्ट क्या होता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मटेरियल कहते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की यूज बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो जा रहा है। जितनी ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा, उतनी ही मात्रा में क्या उत्पन्न होगा, ई वेस्ट मटेरियल्स उत्पन्न होंगे, जिसका उपयोग नहीं हो सकता है, जिसका कह सकते हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिनको रिसाइकलिंग करने में भी समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी रिसाइकलिंग नहीं हो पाती है। ये हमारे मृदा को क्या बना देते हैं, फर्टिलाइज नहीं हो पाती हैं, हमारी जो मृदा होती हैं बंजर बना देती हैं। तो ये हमारा ई अपशिष्ट होता है। ई अपशिष्ट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण होते हैं, इनके जैसे टीवी, रेडियो, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, एसी, प्रेस, पंखा, जितने सारे सामान इलेक्ट्रॉनिक के होते हैं, ये सारी चीज़ों से ई अपशिष्ट उत्पन्न होता है, ई अपशिष्ट प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण होते हैं, इन्हीं को ही ई अपशिष्ट प्रदूषण के नाम से जानते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा उत्पादन जो हो रहा है ई अपशिष्ट का, ई वेस्ट का, महाराष्ट्र सबसे पहले नंबर पर है, दूसरा तमिलनाडु है, तीसरा आंध्र प्रदेश है, और चौथा हमारा उत्तर प्रदेश है। तो ये 4 मुख्य रूप से सिटीज़ हैं जहाँ पर 60% से भी ज़्यादा ई वेस्ट जो है उत्पन्न हो रहे हैं, जो नुकसान
दे बहुत ही ज़्यादा है। तो देखिए अब आते हैं हमारा, देखिए 70% जो ई वेस्ट है सरकारी और गैर सरकारी संस्था से आती हैं, 15% घरेलू उपकरण से आते हैं और 10% केवल मोबाइल से आ रहे हैं। देखिए 10% केवल मोबाइल से आ रहे हैं, 15% घरेलू उपकरण से आ रहा है और 70% हमारे क्या हैं सरकारी और निजी जो संस्थाएं हैं उनसे उत्पन्न होती हैं। अब आता है इसका क्या प्रभाव है, यानी जो इसमें उपकरणों का प्रयोग किया जाता है उसमें ये तत्व पाए जाते हैं, जैसे सीसा से किडनी रोग, दिमाग संबंधी रोग उत्पन्न हो रहे हैं। आर्सेनिक जो है त्वचा और फेफड़े का कैंसर उत्पन्न करने का काम करता है। कैडमियम जो होता है किडनी रोग होता है। सिलेनियम जो होता है इससे बाल और नाखून खराब होने लगते हैं। और 12 से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा प्रभावित होता है, हमारा दिमाग प्रभावित होता है, मस्तिष्क प्रभावित होता है और इससे मीना माता नामक रोग हो जाता है 12 के से अधिकता से। अब आता हमारा ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या किया जाए, इसकी व्यवस्था कैसी जाए, लैंड फिलिंग की जाए, यानी लैंड ज़मीन में इसको फिल कर दिया जाए और इसके साथ साथ दूसरा है इंसिनरेशन, को दहन किया जाए, इनको जला दिया जाए। ये इसके दो उपकरण बताए गए, दो तरीके बताए गए हैं किसके ई वेस्ट को दूर करने के लिए, लैंड फिलिंग और दहन, जिसको इंसिनरेशन भी कहते हैं। अब आता है पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन। मार्च 2016 में क्या किया गया है, जो हमारे बल्ब, सफ़ेद बल्ब जिसको CFL बोलते हैं, तो है इनका उपयोग भी नुकसानदेह होता है, क्योंकि ये जो ई कचरे उत्पन्न होते हैं ये जो है प्लास्टिक के रूप में होते हैं जिनको रिसाइकलिंग नहीं की जाती है। तो ये चीज़ें हो गई हमारे CFL। और देखिए CPC भी इन्होंने बताया कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 2016 में बताया कि 56 लाख टन हमारे ई वेस्ट उत्पन्न हुए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इनकी जो उपयोग है इस पर कम किया जाए, ऐसी चीज़ें की खोज की जाए जो बायोडिग्रेडेबल हो, नॉन बायोडिग्रेडेबल ना हो। विभिन्न प्रकार के ऐसे शोध किए जाएं वैज्ञानिकों के द्वारा जिस पर इसको कंट्रोल पाया जा सके और कुछ ऐसे तरीके किया जा सके इनके जिसकी इनकी रिसाइकलिंग किया जा सके, इनको पुनः कुछ नई चीज़, कुछ नए रूप में इसको परिवर्तित किया जा सके, जिससे हमारे भूमि को ये बंजर ना बना सके, हमारे भूमि को ये कह सकते हैं प्रदूषित ना कर सकें। तो आशा करती हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मैं नेक्स्ट आपके लिए लेकर के आऊँगी इसमें क्या अधिनियम है और इसके लिए क्या आंदोलन वन के पर्यावरण के लिए चलाए गए हैं, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप टॉपिक लेकर के आऊँगी लास्ट हमारा पार्ट 4 में। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझाया गया। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।